दोस्तों, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कल मीटिंग होती है और उस मीटिंग में 100 डेज एजेंडा का एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया जाता है, जिसमें टारगेट ये है कि जैसे ही नई सरकार बनेगी 2024 के चुनाव के बाद, तो उन 100 दिनों में सरकार बनने के जस्ट बाद में 3 महीने और 10 दिन के अंदर अंदर मोटी मोटी बात करें तो टारगेट रहेगा कि इंडिया को कैसे हम आगे लेके जाएंगे। और अल्टीमेटली जो 2047 का टारगेट है, जिसमें यह टारगेट लिया हुआ है कि विकसित भारत बना देंगे हम 2047 तक, इस एजेंडा को लेकर के सरकार काम करना चाहती है। अब यहां पर देखा जाए तो इसमें बहुत सारी बातें हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है विकसित भारत बनाने का, इसमें बहुत सारे इश्यूज को टैकल करना जरूरी हो जाता है। फिर चाहे वो इकोनॉमिक टर्म्स में देख लो, गवर्नेंस के टर्म्स में देख लो, या फिर जो इंटरनेशनली हमारे कमिटेड खुद की बातें हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको हम अचीव करने की बात करें, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सोशल वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कई एस्पेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर हमें खरा उतरना होगा। और टारगेट जो है वो कोई छोटा मोटा नहीं है। टारगेट है कि आज हमारी इकोनॉमी जो $3 ट्रिलियन की है, उसको बढ़ा करके हम $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। तो ऐसे में रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किलों भरा है और बहुत ज्यादा एम्बिशियस हमने टारगेट फिक्स कर लिया। अब इस रास्ते को हम कैसे अचीव करेंगे, क्या इसके लिए गवर्नमेंट की प्लानिंग है, क्या रास्ते इसके लिए हमारे पास में अख्तियार करने की जरूरत होगी, उन चीजों को हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, विश्वास दिवस के उपलक्ष्य पर आपके लिए 10 मार्च तक कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, जिनमें आप संकल्प, टाइटन, प्रहार या प्रारंभ, ये जो कोर्सेज हैं, इनमें भारी छूट की आप एक बात कर सकते हो। जहां पर संकल्प आपको 9,999 में अवेलेबल है 4.0, ठीक है। टाइटन की बात करो वो भी 9,999 में, प्रहार की बात करो तो 2.0 आपको 6,999, और प्रारंभ जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है ना, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक हेल्पफुल कोर्स है ये, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की अच्छी तैयारी और 1-to-1 मेंटरशिप की भी प्रोविज़न हमने यहाँ पर कर रखी है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर भी कोई डाउट आए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक्सप्लोर कर लो, आपको लिंक्स भी मिल जाएंगे, प्लस कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, जिस पे आप इजीली अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये इन्फॉर्मेशन के बाद में आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ये है कि जब हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और इतने ऊंचे ऊंचे सपने देख रहे हैं कि हाँ जी हमारी इकोनॉमी को $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, तो इसमें हमें समझना होगा कि ये सपने देखने की शुरुआत कब से हुई थी। ये हुई थी 1991 में, जब हमने LPG पॉलिसी अडॉप्ट की थी। तो सवाल ये है कि नीचे दिए हुए 4 ऑप्शंस में से आपके हिसाब से पायनियर ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, बिमल जालान या फिर पी चिदम्बरम? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना है। वैसे मैं इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में भी दूंगा। ध्यान रखें कि LPG पॉलिसी को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है जब हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनना चाहते हैं। एक वो समय था जब हमारे पास में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया था। हम पहुंच गए थे वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे इंस्टीट्यूशन के सामने कि भाई हमें लोन दे दो, क्योंकि हमारे पास में जो इम्पोर्ट का खर्चा है उसको अफोर्ड करने की व्यवस्था नहीं है। तो हमने फिर गोल्ड लोन लिया, फिर गोल्ड को हमने छुड़ाया। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं अभी भी मोर और लेस कंटिन्यूअस प्रोसेस में है। आप एक चीज़ ध्यान रखें, हमारी इकोनॉमी को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो इसके लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा। फॉर एग्जांपल, हमारी गवर्नेंस का मैकेनिज्म जो है, जिसमें सरकार 1991 से पहले जो कंट्रोल बना करके रखा करती थी ना, वो कंट्रोल जो है वो धीरे धीरे कम हुआ है और सरकार को अब एक इनेबलर या फैसिलिटेटर के तौर पे काम करने की जरूरत है, जो कि सरकार लगातार करती चली जा रही है। छोड़ करके गिने चुने 1-2 सेक्टर्स, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर एनर्जी, वहां पर कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक इशू आते हैं, सिक्योरिटी इशू आते हैं, तो गवर्नमेंट थोड़ा सा रेगुलेशन करती है। अदरवाइज आप स्पेस की बात कर लो, डिफेंस की बात कर लो, हर जगह पे प्राइवेट सेक्टर की एंट्री जो है सरकार की तरफ से करवाई जा रही है। इसके अलावा हमें एक डेवलप्ड नेशन के तौर पे आगे बढ़ना है, तो सीधी बात है हमें इकोनॉमिक एस्पेक्ट और बाकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अभी ये जो मीटिंग हुई है ना, जिसमें 100 दिन का एजेंडा लेकर के बातचीत हुई है, ये एजेंडा अभी का नहीं है। ये एजेंडा आप देखोगे दिसंबर 2023 से ही इसके ऊपर बातचीत होने लग गई थी, जिसमें ये टारगेट था कि कैसे भी करके नीति आयोग की लीडरशिप में एक ऐसा डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट तैयार किया जाए जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे फिर वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हो, एकेडमिया हो, स्टेट गवर्नमेंट्स हो, इंडस्ट्रियल बॉडीज हो, उन सबके साथ में कंसल्टेशन किया, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ कंसल्ट किया गया कि कैसे भारत को आगे लाया जाए।
वैसे आपको ये तो ध्यान ही होगा कि हमारे यहाँ पर जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जब आपके पास में पार्लियामेंट या फिर पर्टिकुलरली हम लोकसभा की बात करें, वहां पर जिसके पास मेजोरिटी होती है वो ही पार्टी अपनी सरकार बनाया करती है। और उसी के आधार पर जो सरकार बनाने वाले लोग हैं उनको हम मिला करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल देते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 74 में प्रोविजन है, जिसका काम क्या है भाई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनको एड एंड एडवाइस देगी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसी एड एंड एडवाइस के आधार पे काम करेंगे। तो इस तरीके से ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अभी जो मीटिंग हुई है ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि इसमें एक तो सबसे इंपॉर्टेंट इशू ये देखा जा रहा है कि देखो 2024 का इलेक्शन आ रहा है और इलेक्शन से पहले आउटगोइंग गवर्नमेंट के द्वारा इस तरीके की मीटिंग करना, इसका मतलब अपनी तरफ से एक मैनिफेस्टो भी शो कर दिया है रूलिंग पार्टी ने कि हम आने वाले सालों में क्या करने वाले हैं। या फिर दूसरा मायना देखा जाए तो कल को ना मान लो कि रूलिंग पार्टी है वो हार गई, तो दूसरी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी आएगी ना, तो उसके लिए भी ये कहीं ना कहीं गाइडिंग टॉर्च का काम कर देगा ये डॉक्यूमेंट कि भाई इंडिया को अगर हमें विकसित बनाना है तो किस तरीके से किन किन चीजों पर हमें काम करने की जरूरत है। अब सवाल यह है कि वो क्या चीजें हैं जिन पर हमें काम करना होगा। सबसे पहला काम तो हमें ये देखना होगा कि हम कहां स्टैंड करते हैं। देखो जीडीपी वाइज देखा जाए ना तो हमारी इकोनॉमी आज 5वें नंबर पर है, हमें उसको ऊपर जंप करा करके लेके जाना है। तीसरे नंबर का टारगेट हमने ले रखा है। हमसे आगे यूएस, चाइना, जापान और जर्मनी है। ये हम बात कर रहे हैं आपकी नॉमिनल जीडीपी की, इसका मतलब करंट टाइम में जो प्राइसेस चल रही हैं उसके हिसाब से जब कैलकुलेट करते हो जीडीपी को। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपनी करेंसी की स्ट्रेंथ की बात करो, आप अपनी परचेजिंग पावर, खरीदारी की क्षमता की बात करो, तब इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाती है पीपीपी टर्म्स में, जिसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। तो इस तरीके से इकोनॉमी लगातार एक्सपेंड कर रही है। एक जमाना था जब 1991 में जब हमारी हालत ये थी कि हमारे पास में शायद 9 दिन का इंपोर्ट करने की व्यवस्था भी नहीं थी ना। आप देखोगे उस टाइम पर हमारी इकोनॉमी का वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूशन केवल 1.1% हुआ करता था, बढ़कर के वो आज 3.5% तो हो चुका है और धीरे धीरे हम इसको बढ़ा रहे हैं। हमारा टारगेट है विकसित भारत बनना। आप देखोगे कि जिस तरीके से सरकार इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस है कि हमारे यहां पर हम जॉब कैसे क्रिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड है जो कि आने वाले 25 से 30 सालों तक हमारी इकोनॉमी के लिए फेवरेबल है। इसका मतलब ये हो गया कि वर्किंग एज पॉपुलेशन के लोग हमारे यहां पर आने वाले 25 से 30 सालों में लगातार सबसे ज्यादा बने रहने वाले हैं। तो क्यों ना उस एनर्जी को हम यूटिलाइज करें। उस एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट, पैसा। इन्वेस्टमेंट लाने के लिए गवर्नमेंट को रिफॉर्म्स लाने पड़ते हैं, जैसे कि जीएसटी जैसे रिफॉर्म्स लाए गए, जैसे कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जैसे रिफॉर्म्स लाए गए। आप क्या देखते हो, आज इंडिया 2022 की जो अंकटाड की रिपोर्ट आई ना, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, उसके आधार पर यह बताया गया कि जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, नए जो प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं, उनमें जब इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने वाली इकोनॉमीज में इंडिया नंबर 3 पे था 2022 में। ये क्या शो करता है कि वाकई में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कमिटेड है इस चीज को लेकर के कि हम कैसे भी करके हमारी इकोनॉमी को आगे लेकर के जाएं। हम 2047 तक जब 100 साल के हों तब विकसित भारत बने। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लोगन प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया, वो ये था, गो एंड विन। अपने मंत्रियों को बोला, गो एंड विन, वी विल मीट अगेन सून। क्योंकि हमें कैसे भी करके इंडिया का ये जो सपना है जिसमें 2030 तक हमें तीसरी वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बननी है और 2047 तक हमें डेवलप्ड इकोनॉमी बननी है, जिसके चलते हमारे देश में जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हम कर सकें। फॉर एग्जांपल 2015 के यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो हम प्रॉपर्ली अचीव करें, जैसे कि गरीबी खत्म कर दें, भूखमरी खत्म कर दें, लोगों की हेल्थ, एजुकेशन, इनइक्वालिटीज को खत्म करना, लोगों को एनर्जी अफोर्डेबल प्राइसेस पे अवेलेबल कराना, जिसके चलते हम और ज्यादा इकोनॉमी को बूस्ट कर सके और साथ में सोशल सर्विसेज को भी हम इजीली अवेलेबल करा सके, जैसे कि हेल्थ एंड एजुकेशन। तो कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेकर के चलने की जरूरत है। साथ में ईज ऑफ लिविंग की भी बात की गई, जिसमें आप अलग अलग पैरामीटर्स के आधार पर देख सकते हो, जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसमें आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, घर, पीने का पानी, घूमने फिरने की व्यवस्था और आपका जब रिक्रिएट करने की व्यवस्था हो, दैट मीन्स आप कह सकते हो कि मनोरंजन करने का कोई मन हो तो वो सारी फैसिलिटीज, इकोनॉमिक एबिलिटीज, आपकी क्षमता डेवलप की जाए। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। यहाँ पर देखिए कि एक बच्चा गरीब परिवार से वो पढ़ना चाहता है और उसको सरकार की तरफ से कुछ सपोर्ट मिल गया स्कॉलरशिप के तौर पे और कुछ स्कीम्स के आधार पर, तो बच्चे ने पढ़ाई की, बन गया डॉक्टर। तो अब आप देख लो कि वो किस तरीके से हमारी इकोनॉमी के लिए एक एसेट बन गया। तो ये चीज कहीं ना कहीं हमें करने की जरूरत है। सोशल वेलफेयर की अगर बात करें तो इसमें आपकी
आपकी एजुकेशन और हेल्थ, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक पिलर आ जाते हैं। सीधी बात है, पहला सुख तो निरोगी काया। अगर काया आपकी सुखी है तो आप मान के चलो मेहनत अच्छे से करोगे, क्योंकि एक हेल्दी शरीर में ही हेल्दी दिमाग निवास करता है। साथ ही साथ अगर बात करें हमारी इकोनॉमी में जो भी रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, जैसे कि स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने की बात हम करें, तो हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट तब आएगा जब हमारे यहाँ पर लेबर लॉज बड़े लिबरल होंगे। आपने ध्यान दिया हो तो गवर्नमेंट ने मिलकर के 4 लेबर कोड डिफाइन कर दिए, जो 40 से ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट लॉज थे। कंफ्यूज हो जाती थी जो कंपनियां थी वो। और अभी एक और लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या आया है कि हमारे यहाँ पर जो वकीलों की एक पूरी संस्था है, दैट इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उनके द्वारा भी इस तरीके के कदम उठाए गए हैं, जिसके चलते बाहर के जो कंपनियां हैं, लॉ फर्म्स हैं, या कोई भी लॉयर है, वो इंडिया में आकर के अपनी कंपनी का केस लड़ सकते हैं, या फिर अपनी कंपनी के बिहाफ पर जो भी इन्वेस्टमेंट से लेकर के कोई डिस्प्यूट आता है फॉरेनर कंपनी का, तो उसको वो यहां पर अपनी तरफ से उसकी कह सकते हैं ना कि पैरवी कर सकते हैं। तो ये चीज अलाउ करना अपने आप में बहुत ज्यादा लिबरल अप्रोच है वकीलों की तरफ से भी, क्योंकि कल को ना हमारी कंपनियां भी बाहर जाकर के इन्वेस्ट करती हैं तो हमें भी तो कहीं ना कहीं कुछ लीगल इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है ना। तो हमारे वकील भी बाहर जाकर के और कुछ चीजें सीखेंगे और अपने एफर्ट्स वहां पर अप्लाई कर पाएंगे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्लोजली ऑब्जर्व की जा रही है और सरकार इस चीज के ऊपर पूरी ताकत अपनी लगा के रही है, और यही चीज लेकर के अभी आगे भी चुनाव में जाया जाएगा। अब देखने वाली बात है कि सरकार किसकी बनती है और क्या उन पॉलिसीज के ऊपर काम किया जाता है। एक चीज ध्यान रखें कि यहां पर यह रास्ता इतना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि आप जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो उस आगे बढ़ने के अंदर आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस है। नंबर 1, आपको 9% से तो इकोनॉमी को जीडीपी वाइज ग्रो कराना पड़ेगा, जो कि अपने आप में डिफिकल्ट है। इंपॉसिबल नहीं है बट डिफिकल्ट है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन पड़ी है। अभी जैसे रीसेंट रिपोर्ट्स निकल के आई है तो इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रही है। बट जब वर्ल्ड इकोनॉमी डाउन जाएगी तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं कि हमारे यहां पर इन्वेस्टमेंट आए, इन्वेस्टमेंट के आधार पर हम एक्सपोर्ट करके पैसा कमाए। बट जब खरीदने वालों की इकोनॉमी डाउन चली जाएगी तो हम बेचेंगे किसको, है कि नहीं सवाल। दूसरा, यहां पर बहुत सारे कई इवेंट्स हो जाते हैं जो कि कहीं ना कहीं इकोनॉमीज के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। उनको बोलते हैं ब्लैक स्वॉन इवेंट। फॉर एग्जांपल कोविड का आना, एकदम से इकोनॉमी ठप हो गई, फिर रशिया का अटैक कर देना यूक्रेन पे, और अब ये गल्फ वॉर स्टार्ट हो जाना। ये सारी चीजें मिलकर के वर्ल्ड इकोनॉमी को एक तरीके से ब्रेक लगाती है। और ऐसे में फिर बाद में जो आपने प्लान तैयार किया, जो स्ट्रेटेजी आपने तैयार किया है, उसको एग्जीक्यूट करना अपने आप में थोड़ा मुश्किल है। बट यस, इंपॉसिबल नहीं है, इस पे काम किया जा सकता है। देखा जाए तो गवर्नमेंट इस चीज को लेकर के पहले से ही बहुत ज्यादा सीरियस रही हुई है, और सीरियसनेस का सीधा सा सिंपल फंडा है कि पहले जो 5 ईयर प्लान चला करते थे ना, उनको स्क्रैप करके गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजी पे काम किया कि बोला हम एजेंडा पे काम करेंगे, कुछ मुद्दे लेंगे, उन पे काम करेंगे, उसके बाद में उनमें कोई चेंजेस लाने की जरूरत पड़ी, अपडेट लाने की जरूरत पड़ी तो हम स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करेंगे, और लॉन्ग टर्म हमारा विजन रहने वाला है। विजन अभी 2030 तक का लिया हुआ है, जिसमें हमें कैसे भी करके हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, गरीबी को खत्म करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और साथ साथ में 2047 तक हमें बनाना है विकसित भारत। तो कुल मिलाकर के ये एक अपने आप में पूरा पाथ भी है, और ये चैलेंजेस भी है जिनको टैकल करते हुए आगे हमें बढ़ना है। ठीक है, आंसर आपने देख ही लिया, स्लाइड आगे आई गई थी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी के सामने नो डाउट चैलेंजेस बहुत हैं, बट यस, जिस तरीके से इंडिया ग्रो कर रहा है, जिस स्पीड से हम ग्रो कर रहे हैं, वो वाकई में हमें मेंटेन रखने की जरूरत है। और साथ में हमारा जो प्रण है ना, जो 15 अगस्त 2022 को नरेंद्र मोदी जी ने पंच प्रण के तौर पे एक प्रण लिया था कि हमें भारत को 2047 तक विकसित बनाना है, तो उसके लिए देखो पूरे देश को एक साथ मिलकर के काम करना होगा। बट यस, जो लोग सक्षम नहीं है, जो लोग कमजोर है, वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उनको सहायता भी हमें पहले देनी होगी। सहायता दो, सक्षम बनाओ, ऑटोमेटिकली देश दौड़ेगा। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं इंडिया एट 2047 तक। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।